हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग क्लास ऑफ केमिस्ट्री। माई सेल्फ राजेश बिजारनिया एंड यू आर वॉचिंग आर के एक्सप्लेन्स। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने फिनोल के सिंथेसिस की सभी लेबोरेटरी जो मेथड्स हैं, 4 मेथड्स उसमें हमने डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम उससे आगे बढ़ते हैं और जो इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं, जो औद्योगिक विधियां हैं, या मैं यूं कहूं कि व्यावसायिक स्तर पर, कॉमर्शियल लेवल पर जो फिनोल बनाया जा रहा है, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, वो सारे मेथड्स आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की ओर चलते हैं फटाफट अपन। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल अपना टॉपिक चल ही रहा है बच्चों। लेबोरेटरी मेथड्स अपने हो ही गए। आज हम इंडस्ट्रियल मेथड्स कवर करेंगे और इनमें बच्चों ये 4 मेथड्स आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले फ्रॉम क्यूमीन, यानी फिनोल को क्यूमीन से कैसे बनाया जाए, हर एक सभी मेथड्स को 1 बाय 1 लेंगे अपन और अच्छे से डिटेल में बिल्कुल आराम से समझेंगे इसको। दूसरा तरीका बच्चों देखो, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के ऑक्सीडेशन से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से फिनोल कैसे बनाया जाए, उसको कवर करेंगे। तीसरा मेथड देखें बच्चों, रासिक प्रोसेस, उससे फिनोल को कैसे बनाया जाए, इसी प्रकार से डाउज प्रोसेस। ये 4 जो इंडस्ट्रीज में या कॉमर्शियल लेवल पर फिनोल बनाने के लिए जो मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, इन सबको हम समझेंगे। और लास्ट में बच्चों थोड़ी सी बात हम करेंगे फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं बच्चों अपना जो पहला मेथड है उसकी। सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल मेथड है, जो व्यावसायिक मेथड है कॉमर्शियल, वो हो जाएगा बच्चों फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, यानी हम फिनोल को क्यूमीन से कैसे बनाएं, ये हमें समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों ये। ज्यादा इंपॉर्टेंट इस मेथड को इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो भी फिनोल का प्रोडक्शन आज के समय में हो रहा है, जो लेबोरेटरी में, फार्मेसी में, जहां जहां फिनोल काम में आ रहा है, उसका अधिकांश, मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो इसी मेथड से हो रहा है। यानी फिनोल की ज्यादातर जो मात्रा है वो इसी मेथड से बनाई जा रही है। तो अपने आप ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो चलिए क्यूमीन से फिनोल कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि क्यूमीन है क्या, क्या होती है क्यूमीन, किस कंपाउंड को क्यूमीन कह रहे हैं, ये सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों देखिए, क्यूमीन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। थोड़ा सा और इस रिंग को मैं नीचे ले लेता हूं ताकि हम ऊपर आराम से जोड़ सकें। ये बच्चों बेंजीन रिंग हो गई। अब बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ होता है आइसोप्रोपिल समूह। कौन सा समूह? आइसोप्रोपिल। एक्चुअल में जो आइसोप्रोपिल बेंजीन होती है उसी को बच्चों क्यूमीन कहा जाता है। आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसी का नाम तो है क्यूमीन। यानी बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल समूह जुड़ा हुआ होगा। आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल नहीं, आइसोप्रोपाइल। तो ये आइसोप्रोपाइल समूह जुड़ा हुआ होगा। इसको जोड़ देता हूं मैं, आप बिल्कुल साथ साथ अच्छे से इसको बच्चों देखते जाएं, पूरी बात को समझते जाएं। कार्बनिक यौगिकों के नोमेनक्लेचर का जो कॉमन सिस्टम है, जो सामान्य पद्धति जिसको हम कहते हैं, जो कॉमन सिस्टम है, उसमें कुछ प्रीफिक्सेस काम में लिए जाते हैं।
नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, ये कुछ प्रीफिक्सेस काम में लिए जाते हैं, समझे हैं हमने इनको, एक एक को देखा हुआ है, एग्जांपल्स इनके लिए हैं, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। ये आइसोप्रोपाइल कैसे हुआ, आइसो प्रीफिक्स कब काम में लिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा आपके कि आइसो प्रीफिक्स तब काम में आता है बच्चों जब क्या होता है, 2 मेथिल, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल समूह जुड़ा हुआ हो, तब उसके लिए आइसो काम में आता है। तो देखिए 1 2 पे मेथिल हो गया आइसो। अगर ये इस प्रकार से इस पे जुड़ा हुआ होता बच्चों, देखो एक समझने के लिए, अच्छी तरह से आपके दिमाग में बिठाने के लिए ये बात कह रहे हैं अपन कि जैसे ये बेंजीन रिंग है, अब उसके ऊपर मान लीजिए ये इस तरह से जुड़ा हुआ होता, इस तरह से ये जुड़ा हुआ होता, तो ये किनारे वाले कार्बन से सिरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो गया बच्चों। तो इसको आप क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, ठीक है। और कार्बन नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, यहां पर ये देखो प्रोपिल 3 कार्बन वाला, ये जो एल्किल समूह उसके बीच वाला जो कार्बन है वो बेंजीन वाले के साथ जुड़ा हुआ है, या आप यूं कहेंगे कार्बन नंबर 2 है उस पे मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम बच्चों हो जाएगा आइसो प्रोपाइल बेंजीन, और इसी का कॉमन नेम है क्यूमीन। इसी का बच्चों कॉमन नेम क्या है, क्यूमीन। तो हम यहां पर कह रहे हैं ना क्यूमीन से, तो पहले तो अपने को यह पता होना जरूरी है कि क्यूमीन होता क्या है। तो एक्चुअल में क्यूमीन एक कॉमन नेम है, एक सामान्य नाम है किसका, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन के नाम से जाना जाता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, स्ट्रक्चर बना ली हमने, क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस बात को कि इससे फिनोल कैसे बनाया जाए, इस बात की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो बहुत आसान है, सरल है इसका तरीका। ये जो क्यूमीन होती है ये वायु से ऑक्सीकृत होकर, क्यूमीन का यदि बच्चों वायु से ऑक्सीकरण हो, वायु का मतलब हमेशा हमारा रहेगा ऑक्सीजन, तो जब क्यूमीन का वायु से ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ये ऑक्सीकृत होकर बच्चों बना लेती है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। देखिए इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, अच्छे से इसको देखते जाएं, कहां कौन जुड़ रहा है इसको बहुत अच्छे से समझना अपने को। अब देखिए यहां पर जो चेंजेज या इसकी जो स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, इससे पूरी बात आपके समझ में आएगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये मिथाइल समूह इधर, ये दूसरा मिथाइल समूह इधर बच्चों जोड़ दिया हमने। अब ये जो O2 अणु इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, वो दोनों ऑक्सीजन परमाणु इस क्यूमीन में कैसे जुड़ रहे हैं, इस बात को समझना बच्चों। ये कार्बन और हाइड्रोजन, इसके बीच में दोनों ऑक्सीजन परमाणु, ये कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन परमाणुओं को मैं जोड़ रहा हूं, इसको देखना आप। ये देखिए आराम से पूरा ओपन करके अच्छी तरह से लिखा है मैंने इसको, ये देखिए क्यूमीन है, ये क्यूमीन की स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्या हुआ है इसमें, जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है वायु से इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो O2 के दोनों परमाणु देखो कार्बन और हाइड्रोजन, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दोनों O2 को जोड़ दिया हमने। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण। तो हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में क्यूमीन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और क्यूमीन का ऑक्सीकरण होने से ये जो प्रोडक्ट बना है बच्चों, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। पहला स्टेप देखो बच्चों इस रिएक्शन का, इस मेथड का पहला स्टेप, जब क्यूमीन वायु की उपस्थिति में
ऑक्सीकृत होती है तो क्या बना लेती है? क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन दोनों जोड़ दिए हमने और क्या। अब ये जो क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड बनी है, इसको देखिए बच्चों, यदि तनु अम्ल द्वारा, डाइल्यूट एसिड द्वारा, अगर इसका डाइल्यूट एसिड के साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है, यहां पर H+ हमने शो कर दिया, इसका मतलब अम्ल के साथ रिएक्ट कर रहा है ये, और यहां H2O साथ में अगर हम दिखाते हैं तो ये इस बात को बता रहा है कि जो एसिड आपने लिया है उसमें H2O जल की मात्रा ज्यादा है। इट मीन्स वो कैसा है? डाइल्यूट। कंसंट्रेट में और डाइल्यूट में यही तो फर्क होता है। कंसंट्रेट कोई भी पदार्थ होता है उसमें खुद उस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, सॉल्वेंट कम होता है, और जो डाइल्यूट होता है उसमें जो सॉल्वेंट है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। देखो बच्चों, H+ लिखने का मतलब ये हो गया कि इसकी अभिक्रिया अब किसी अम्ल के साथ हो रही है, और साथ में H2O का मतलब हो गया डाइल्यूट अम्ल के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग अभिक्रिया ये होने जा रही है। अब यहां पर देखिए, जब ये तनु अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया होती है बच्चों, तो अपघटन होता है इसका। क्या होता है? अपघटन, टूटता है ये, और यहां से CH3COCH3, CH3COCH3, ये देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, CH3COCH3। अब ये यहां से बच्चों CH3COCH3 ध्यान में आ रहा है क्या आपके? कीटोन, कौन सा? एसीटोन। ये एसीटोन निकलेगा यहां से, और ये एसीटोन निकलेगा, तो एसीटोन की स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं बच्चों, ये होती है। तो इस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं, ये दोनों मिथाइल समूह हो गए। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, वो कैसे बनता है? देखिए इसको, इस ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटा, तो इस बंध के टूटने से इस ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आया। इस कार्बन और बेंजीन वाले के बीच में ये बंध टूटा तो 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक बंध और बना लेंगे, बन गया एसीटोन। और ये एसीटोन यहां से निकलने के बाद प्यारे बच्चों क्या शेष रह गया? यहां पर OH। बेंजीन वाले पर क्या जुड़ा हुआ रह गया? OH। तो क्या बन गया? फिनोल। ये देखिए, बेंजीन वाले पे जुड़ा हुआ रह गया बच्चों OH, यानी हमारा मेन प्रोडक्ट जिसके लिए अभिक्रिया की है वो बन गया। प्लस क्या बना है? CH3COCH3, एक कीटोन है जिसको कॉमनली एसीटोन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए बच्चों, कितनी खूबसूरत अभिक्रिया है कि क्यूमीन को हमने ले लिया। क्यूमीन का मतलब है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जब बेंजीन वाले पर आइसोप्रोपाइल समूह जुड़ा हुआ हो तो ये कहलाती है क्यूमीन। जब ये क्यूमीन वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होती है तो क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड बना लेती है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गई इसमें। और ये क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड जब किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो अपघटित होती है। अपघटित होने से फिनोल तो बनता ही बनता है, साथ में महत्वपूर्ण जो बाई प्रोडक्ट, देखो जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम अभिक्रिया करवाते हैं उसको तो कहते हैं मेन प्रोडक्ट, जिसके लिए वो रिएक्शन हो रही है, और जो साथ में बन जाता है दूसरा, वो बच्चों कहलाता है बाई प्रोडक्ट। तो इसमें इस रिएक्शन का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इसमें साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो भी काफी ज्यादा उपयोगी है। तो फिनोल तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण यौगिक एसीटोन भी हमें इस रिएक्शन से प्राप्त होता है। क्लियर है पूरी रिएक्शन? कहीं कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। फटाफट इसकी लैंग्वेज को और डिस्कस कर लें। चलिए, वैसे तो आप लिख लेंगे, रिएक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं है, अभिक्रिया आपके सामने पड़ी है, फिर भी मैं यहां पर इस बात को थोड़ा सा कर दूं कि क्यूमीन और क्यूमीन क्या है। इसके लिए देखो बच्चों, आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्यूमीन वायु, और वायु से हमारा मतलब है O2 की उपस्थिति में
ऑक्सीकृत होकर बच्चों क्या बनाती है? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाती है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाती है, जो कि तनु अम्ल से क्रिया कर फिनॉल व एसीटोन बनाता है। ये लो बच्चों, पूरी की पूरी रिएक्शन जो हमने समझी उसको बिल्कुल समराइज कर दिया है 2 लाइन में। तो पूरी रिएक्शन में क्या होता है? जो क्यूमीन यानी जो आइसोप्रोपिल बेंजीन है वो वायु की उपस्थिति में जब ऑक्सीकृत होती है तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाती है। ये रहा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और ये जब डाइल्यूट एसिड से तनु अम्ल से क्रिया करता है तो फिनॉल और साथ में एसीटोन बनाता है। बहुत अच्छे से समझ में आ गई ना रिएक्शन? कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ जाएं इसके बाद। चलिए, ये बच्चों अपने पहला जो मेथड है, पहला जो कॉमर्शियल मेथड है, जो इंडस्ट्रियल मेथड है, वो हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लेंगे नंबर 2 मेथड जो है वो हो जाएगा फ्रॉम, या इस तरह से लिख लें इसको, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन यानी बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से। तो ये एक और बच्चों कॉमर्शियल मेथड, ये जो तरीका है इसको लेटेस्ट मेथड भी आप कह सकते हैं। आधुनिक विधि है, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन तरीका बहुत अच्छा है। इसमें बेंजीन को हम डायरेक्ट फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए तो ये विधि है, ये जो मेथड है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, क्या होता है इसमें एक्चुअल में, इस विधि में रिएक्शन लिखते जाएंगे अपन, साथ साथ इसको डिस्कस करते जाएंगे। इसमें बच्चों क्या होता है कि बेंजीन और वायु, वायु का मतलब मैंने पहले बता दिया आपको, हमेशा क्या रहेगा? वायु से हमारा मतलब ऑक्सीजन। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि बेंजीन और ऑक्सीजन दोनों का जो मिश्रण होता है, दोनों का जो मिक्सचर होता है, उसको 583 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर एक कैटलिस्ट होता है, इसमें V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, उसकी सतह पर से जब प्रवाहित करते हैं इसको, उसकी सतह के ऊपर से, तो इसमें बेंजीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फिनोल में कन्वर्ट हो जाती है। और पूरी रिएक्शन को आप देखेंगे तो ओवरऑल इसमें क्या होता है? बेंजीन वाले में एक ऑक्सीजन जुड़ेगी, और ऑक्सीजन का जुड़ना हमेशा बच्चों क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तभी तो हम कह रहे हैं बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। चलिए रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा मेथड है जिसमें बेंजीन को बिना किसी अन्य परिवर्तन के, बिना किसी अन्य कन्वर्जन के डायरेक्ट आप फिनोल में चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये तरीका है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें बेंजीन ले ली हमने, ये लो जी बेंजीन हो गई, और साथ में वायु यानी O2। रिएक्शन में O2 के एक ही एटम की आवश्यकता होगी, तो हाफ O2 ले लिया हमने। टेम्परेचर प्यारे बच्चों इसमें रखना पड़ेगा अपने को 583 केल्विन, और V2O5 एक कैटलिस्ट होता है जिसकी सतह पर से दोनों का मिक्स कर लेते हैं, बेंजीन प्लस ऑक्सीजन मिक्स करके, और 583 केल्विन 583 केल्विन टेम्परेचर रख के, और V2O5 की सतह पर से ये जो मिश्रण है बेंजीन और ऑक्सीजन का, उसको प्रोवाइड करवाते हैं, तो ऑक्सीकरण हो जाता है बेंजीन का। आप जानते हैं कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं,
6 कार्बनों पर एक एक हाइड्रोजन होती है। अगर किसी भी 6 कार्बन एक जैसे होते हैं, उनमें से किसी भी एक कार्बन के ऊपर ये जो हाफ O2 यानी ऑक्सीजन का जो एक परमाणु है हमारे पास, वो जुड़ जाएगा। और H तो ऑलरेडी सभी कार्बन पर है ही, सभी कार्बनों पर एक एक H है। अब वो कार्बन और H उसके साथ ऑक्सीजन और जुड़ जाएगी, तो बन गया फिनोल। ये लीजिए, हाइड्रोजन तो सब पे है ही, ऑक्सीजन और जुड़ गई, ये फिनोल बन गया बच्चों। तो बड़ा सीधा सा तरीका है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस ऑक्सीकरण होना है बेंजीन का। उसके लिए जो सुटेबल कंडीशंस हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है कि ये जो ऑक्सीडेशन है बेंजीन का, यदि आपको डायरेक्ट ऑक्सीजन से, वायु से ऑक्सीकरण करवाना है तो उसके लिए जो कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो ध्यान में रखनी है। उसके लिए 583 केल्विन टेम्परेचर हमें रखना है और इसको V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो कैटलिस्ट है उसकी सतह पर से प्रवाहित करना है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या हुआ बच्चों, देखो बेंजीन, यहां पर बेंजीन, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी इस कार्बन पर थी पहले से, क्या परिवर्तन क्या हुआ इसमें, एक ऑक्सीजन जुड़ी है इसमें, और ऑक्सीजन जुड़ी है तभी तो हम कह रहे हैं कि बेंजीन का ऑक्सीकरण हो रहा है और उससे फिनोल बन रहा है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो बड़ा सिंपल सा तरीका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार इसको पूछा जाता है कि क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है बच्चों जिससे बेंजीन को हम सीधा फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये विधि मेथड आपके क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएं इसके बाद। चलिए अब हम अच्छा लैंग्वेज की इसमें आवश्यकता पड़ेगी क्या आपको, चलो फटाफट वो करवा देता हूं मैं। लिखें आप बेंजीन व ऑक्सीजन, वायु भी लिख सकते हैं आप, के मिश्रण को 583 केल्विन ताप पर V2O5 उत्प्रेरक की सतह पर से प्रवाहित करने पर फिनोल बनता है, फिनोल बनता है। इसको नोट कर लेना आप। हर रिएक्शन के साथ थोड़ी सी लैंग्वेज होने से कोई जरूरी नहीं है आप इसके साथ इसको नोट करें ही, लैंग्वेज को कोई जरूरी नहीं है, इट्स ओनली टू हेल्प यू। जब रिएक्शन को हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज होती है तो उस रिएक्शन को समझने में वो थोड़ी सी हेल्पफुल होती है हमारे लिए, इसलिए। बाकी तो आपको अगर रिएक्शन आपको ध्यान में है तो लैंग्वेज आप खुद ही लिख सकते हैं, इसी का तो कन्वर्जन है ये भाषा के रूप में, और क्या है। तो चलिए ये हो गया अपना मेथड नंबर 2 हो गया बच्चों। इसके बाद हम मेथड नंबर 3 की ओर बढ़ जाते हैं। तो तीसरा मेथड बच्चों अपना है रासिक प्रोसेस। रासिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड है ये, रासिक प्रक्रम। ये जो प्रोसेस है बच्चों, इसमें 2 स्टेप होते हैं। जो कॉमर्शियल मेथड्स हैं, जो इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं, उसमें रासिक प्रक्रम और इसके जस्ट बाद अपन पढ़ेंगे डाउज प्रक्रम। ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला रासिक प्रोसेस आप देख रहे हैं, इसमें 2 स्टेप होते हैं, और ये आपको जो एरिल हैलाइड हम पढ़ते हैं उसमें भी आपको ये मिल जाएगा रासिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें पहला जो स्टेप है उसमें बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में बदलते हैं, तो हेलो एरिन प्राप्त करने के जो मेथड्स होते हैं उसमें भी ये आ जाता है। फिर अपन दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, वो जो क्लोरोबेंजीन होती है उसको फिनोल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके दोनों प्रोसेस, रासिक प्रोसेस के दोनों जो स्टेप हैं वो देख लेते हैं बच्चों। पहला स्टेप इसका देखें आप, पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में चेंज करेंगे।
इसके लिए क्या किया जाता है, देखो बच्चों समझें इस बात को बहुत अच्छे से। बड़ा ही ये सरल सा प्रोसेस है, इसमें कोई परेशानी आपको समझने में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छा, इस बेंजीन की बच्चों अभिक्रिया हम करवाएंगे किसके साथ? HCl के साथ और ऑक्सीजन के साथ, वायु के साथ। इसमें भी हाफ O2, इसमें एक ऑक्सीजन एटम काम में आता है तो हाफ O2 ले लिया हमने, ठीक है। अब इस प्रोसेस में देखो क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर आपको इसमें एक तो कैटलिस्ट है वो आपको रखना लेना होगा FeCl3 फेरिक क्लोराइड, FeCl3 फेरिक क्लोराइड, और टेम्परेचर इसमें रखना होगा 523 केल्विन। तो पहला स्टेप रासायनिक प्रोसेस का क्या है बच्चों कि बेंजीन की अभिक्रिया जब वायु व HCl के साथ FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 523 केल्विन टेम्परेचर पर होती है तो इससे बेंजीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्लोरोबेंजीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? क्लोरोबेंजीन में। ये लीजिए क्लोरोबेंजीन बन गई, और साथ में वहां से जो H हटा वो हो गया एक तो, क्योंकि बेंजीन के सभी कार्बनों पे एक एक हाइड्रोजन होती है ना, तो जो हाइड्रोजन जहां Cl जोड़ी है हमने वहां से हाइड्रोजन हटी, एक तो वो हो गई, एक हाइड्रोजन ये हो गई और एक ऑक्सीजन है, तो ये तीनों मिलकर क्या बना लेंगे? जल। तो पहला रासायनिक प्रोसेस का पहला स्टेप देखें बच्चों, बेंजीन की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और ऑक्सीजन यानी वायु से होती है FeCl3 की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पे, तो बेंजीन क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। अब सेकंड स्टेप में बच्चों क्या करना है? इस क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करना है। ये कैसे होता है ये देखिए, इसका स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में जो क्लोरोबेंजीन पहले स्टेप में बच्चों अपने पास बनी हुई है उसको आगे हमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? इसके लिए देखो ये जो क्लोरोबेंजीन है इसकी अभिक्रिया बच्चों किसके साथ की जाती है? स्टीम। वहां पर ये कहेगा अपने से स्टीम। स्टीम का मतलब भाप से क्रिया होगी इसकी, H2O। और जो टेम्परेचर लिखेंगे उसमें वैसे क्लियर हो जाएगा आपके कि स्टीम ही होनी है। सिलिका की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है ये, और देखो इसमें टेम्परेचर देखें 723 केल्विन, तो 723 केल्विन ताप होगा तो H2O स्टीम के रूप में रहेगा, है ना। तो पहले स्टेप में जो क्लोरोबेंजीन बनी है उस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सिलिका SiO2 की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पर जब भाप स्टीम के साथ होती है तो ये इसे फिनोल में कन्वर्ट कर देती है। देखिए इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए H2O का H और ये Cl HCl बना लेंगे, और जहां से Cl हटेगा वहां पर जुड़ जाएगा OH। ये देखो आप, ये हो गया OH और साथ में बन गया HCl। ये दोनों स्टेप हो गए बच्चों रासायनिक प्रोसेस के। चलिए दोबारा से दोनों स्टेप को एक साथ देखते हैं। बेंजीन से स्टार्ट करेंगे इस अभिक्रिया को। पहले स्टेप में जब बेंजीन की अभिक्रिया HCl और ऑक्सीजन से होती है FeCl3 की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर, तो बेंजीन क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। यहां से जो हाइड्रोजन हटेगा वो दूसरा हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लेंगे जल। अब ये जो क्लोरोबेंजीन बनी है उसकी अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सिलिका की उपस्थिति में SiO2 की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पर जब भाप के साथ स्टीम के साथ होती है इसकी अभिक्रिया, तो क्लोरोबेंजीन फिनोल में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? फिनोल में। ये जो दोनों स्टेप हैं ये मिलाकर कहलाते हैं रासायनिक प्रोसेस।
क्लियर है बात? लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहेंगे इसको तो लैंग्वेज के रूप में फटाफट लिख लें इसको, आप कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे आप? आप खुद लिखना इसको लैंग्वेज के रूप में। अपन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कैसे लिखना आपको। आप कहेंगे कि ये प्रक्रम दो पदों में होता है। जब बेंजीन की अभिक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर HCl व ऑक्सीजन से होती है तो क्लोरोबेंजीन बनती है। ये क्लोरोबेंजीन सिलिका की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पर भाप के साथ, स्टीम के साथ क्रिया कर फिनोल बना लेती है। इसे रासिक प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर है बात? बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों स्टेप आपके सामने अच्छे से लिखे हुए हैं और दोनों स्टेप को देखकर, दोनों स्टेप को समझकर आराम से इसको लैंग्वेज के रूप में आपको नोट करना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट जो अपना मेथड है उसकी ओर बच्चों बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अपना नेक्स्ट जो मेथड है वो हो जाएगा डाउज प्रोसेस। डाउ प्रक्रम। बड़ा इजी सा मेथड है ये भी। इसमें क्या होता है देखो, जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त किया जाए ये तो रासिक प्रोसेस का जो पहला स्टेप है उसमें हमने देख लिया। क्लोरोबेंजीन को आगे फिनोल में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, रासिक प्रक्रम का जो सेकंड स्टेप है उसका मेथड अलग है, और डाउज प्रोसेस है उसमें क्लोरोबेंजीन को आगे कन्वर्ट करने का जो बच्चों तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। क्या तरीका है वो, क्या कहता है बच्चों? देखो, इसमें क्लोरोबेंजीन से हम बात को स्टार्ट करेंगे। ये रही आपकी क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की बच्चों अभिक्रिया होगी NaOH के साथ, और NaOH जो सॉल्यूशन इसमें लें वो डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ होगी ये अभिक्रिया, और किसकी उपस्थिति में? कैटलिस्ट बच्चों यहां पर रहेगा क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस हैं वो है 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CuCl2 की उपस्थिति में 623 केल्विन टेम्परेचर पर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब डाइल्यूट NaOH के साथ अभिक्रिया इसकी होती है तो क्या बनेगा बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड HCl। देखिए, क्लोरोबेंजीन का Cl HCl बना लेंगे। ONA यहां जुड़ गया, और ONA जुड़ गया तो उसका नाम आपको पता ही है, पहले से परिचित है, कई मेथड्स में आ चुका है, ये बहुत बार आया है अपने ONA, और इसका नाम क्या होता है बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम, पिछले जितने भी मेथड्स हैं जहां जहां सोडियम फिनॉक्साइड बना है आपको अच्छी तरह से ध्यान में है कि सोडियम फिनॉक्साइड में फिर अपने को करना क्या है? अपने को Na को हटाकर यहां पर H लाना है, क्योंकि फिनोल बनाना है अपने को। तो Na को हटाकर यहां पर हमें H लाना है, और H, इसके लिए आवश्यक H देने का काम बच्चों कौन करेगा? एसिड, अम्ल। तो इसका मतलब सोडियम फिनॉक्साइड का जब एसिडिफिकेशन कर देंगे, किसी अम्ल के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? फिनोल। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप आगे नोट कर लेना इसको। तो बन जाएगा फिनोल। ये लो, ये हमारा फिनोल। समझ में आ गई बात? पूरी क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है?
क्या हुआ डाउज प्रोसेस में, क्या किया हमने कि जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 की उपस्थिति में 623 केल्विन टेम्परेचर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब डाइल्यूट NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया की जाती है क्लोरोबेंजीन की, तो HCl निकल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, और सोडियम फिनॉक्साइड का आगे जब एसिडिफिकेशन करते हैं, अम्लीकरण कर लेते हैं इसका, तो ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात, डाउज प्रोसेस की जो बात। अब रासिक जो प्रोसेस है, डाउज प्रोसेस है, उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों में ही, जैसे रासिक प्रोसेस में जो सेकंड स्टेप है उसमें क्लोरोबेंजीन को किस तरह से हमने कन्वर्ट किया था फिनोल में, और डाउज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन को किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं फिनोल में। ये जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ये अपने चारों के चारों प्रोसेस हो गए बच्चों, चारों जो इंडस्ट्रियल जो कॉमर्शियल मेथड्स हैं फिनोल को बनाने के, वो चारों हमने कवर कर लिए हैं। क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करना, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से फिनोल बनाना, रासिक प्रोसेस से फिनोल बनाना, और डाउज प्रोसेस से फिनोल बनाना। क्लियर बात? चलिए अब थोड़ी सी बच्चों आज के इस लेक्चर में अंत में फटाफट हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको फटाफट हम देख लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ सकें। तो चलिए, तो बच्चों अब हम देख लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों आपको पता ही है, विलेयता, क्वथनांक, वो किस अवस्था में है, ये सारी बातें, कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए ले लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात कर लें बच्चों अवस्था की। तो देखो फिनोल क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस, यानी इसकी भौतिक अवस्था ठोस है, सॉलिड है। सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलीय या क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। ये कैसा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अवस्था की बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसके बाद नंबर 2 पे बच्चों हम बात करेंगे स्मेल की। तो इसमें विशेष प्रकार की गंध, विशेष प्रकार की गंध, और इसकी जो अपनी स्पेसिफिक जो स्मेल है उसको कहा जाता है फिनोलिक। कैसी स्मेल है बच्चों? वो फिनोलिक। तो विशेष प्रकार की यानी फिनोलिक गंध होती है। तो इसकी अवस्था हमने देख ली, स्टेट देख ली, सॉलिड स्टेट में होता है ये, और इसमें विशेष प्रकार की स्मेल होती है, और इसकी जो स्पेसिफिक स्मेल है उसको फिनोलिक टाइप की स्मेल कहा जाता है। चलिए अब इसके बाद बच्चों बात कर लें कलर की। तो देखिए शुद्ध अवस्था में जब ये प्योर स्टेट में होता है, शुद्ध अवस्था में रंगहीन, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इसका। लेकिन वायु में या वायु के कहें आप, वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर गुलाबी हो जाता है। अब इसका कारण है वो ज्यादा यहां डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों, बता देता हूं थोड़ा सा कि शुद्ध अवस्था में कलरलेस होता है, तो बाद में जैसे ही वायु के संपर्क में आता है
तो ये पिंक कलर का क्यों हो जाता है? क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर इसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होने से पैरा बेंजोक्विनोन नाम का एक प्रोडक्ट बनाता है, वो पिंक कलर का होता है, इसलिए इसमें गुलाबी रंग नजर आने लगता है। और जैसे जैसे समय निकलता है वायु के प्रकाश के संपर्क में आता है, इसका जो कलर है वो और डार्क 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 गहरा होता चला जाता है। खैर ये बात वहां फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज में जो ऑक्सीडेशन हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल से इसकी बात करेंगे, फिलहाल केवल इतनी और बात नहीं। चलिए अब इसके बाद आगे हम बात कर लें, इसमें इसकी अवस्था की बात हो गई, स्मेल की बात हो गई, इसके जो कलर है उसकी बात हो गई। अब बच्चों बात हम कर लेते हैं विलेयता की। किसकी बात कर लें? विलेयता की। सोल्यूबिलिटी और क्वथनांक, इन दोनों की बात कर लेंगे हम यहां पर। तो चौथा विलेयता, तो मैं यहां पर सीधा लिख देता हूं, जल में आंशिक रूप से, ज्यादा तो विलय नहीं होता है जल में, मोस्टली आपको पता ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं कार्बनिक यौगिक वो जल में विलय नहीं होते हैं, लेकिन ये जल में आंशिक रूप से विलय है। और इसका बिल्कुल शॉर्ट में कारण बता देते हैं बच्चों। कारण क्या होता है इसका, क्या वजह होगी इसकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो फिनॉल है ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसकी, इसीलिए ये जल में आंशिक रूप से विलय है। स्ट्रक्चर यहां पर वो हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं ये यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि जो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं क्वथनांक की उसमें वो आ जाएगा, इसीलिए मैंने साथ लिया है इसको। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बच्चों फिनॉल के क्वथनांक। जो फिनॉल्स हैं उनके क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, एरिन्स जिनको आप कह दो, हेलो एरिन, ईथर्स की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमोलेक्यूलर H बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलेक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये जो दोनों बातें हैं ना बच्चों, ये जल में क्यों घुल जाता है, और इसका जो क्वथनांक होता है वो अपने बराबर अणुभार वाले जो दूसरे हाइड्रोकार्बन हैं जिनको आप एरीन कह देंगे, हेलो एरीन्स, ईथर्स, इनकी तुलना में ज्यादा क्यों होता है? वजह सेम है और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब जल में घुलता है तब तो हाइड्रोजन बॉन्ड फिनॉल और जल के अणुओं के बीच में बनता है, और जब यहां पर हम बात कर रहे हैं क्वथनांक की, तब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो फिनॉल के अणुओं के बीच में बनते हैं। तो स्ट्रक्चर के रूप में वो चीज दिखा दूं मैं आपको, ताकि आपके दिमाग में ये बात आ जाए अच्छे से। चलिए 2-3 अणु ले लेते हैं बच्चों यहां पर फिनॉल के अपन। ये पहला अणु ले लिया हमने OH, इसके पास बच्चों दूसरा फिनॉल का अणु है, ज्यादा छोटा हो गया क्या? ये उसके पास दूसरा फिनॉल का अणु है प्यारे बच्चों, ये रहा। तो OH, ये इसके पास तीसरा अणु है फिनॉल का। हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से फिनॉल के अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। चलिए अब समझ लेते हैं। इस हाइड्रोजन को देखो, इस हाइड्रोजन के दोनों तरफ
उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बंध के लिए आपको पता है, कई बार हमने डिस्कस किया है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई एक परमाणु उस यौगिक में होना चाहिए, क्योंकि आवर्त सारणी के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले तत्व हैं ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन है इनमें से, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो उसमें उच्च विद्युत ऋणता वाले, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन में से कोई हो, ये है। अब देखिए, ये हाइड्रोजन अपने दोनों तरफ ऑक्सीजन, उच्च विद्युत ऋणता वाले ऑक्सीजन के बीच में आ गया। इसके साथ तो ये सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है बच्चों, और इसके साथ जिस दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ा हुआ होगा उसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा? जो डॉटेड रूप में अपन दिखा रहे हैं वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा है, इसलिए इसको हमने कह दिया इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। इससे क्वथनांक अधिक क्यों हो जाता है? क्योंकि आप सपोज कीजिए अगर इनके बीच में ये हाइड्रोजन बंध नहीं होते, देखो क्वथनांक का मतलब जिस पर द्रव है वो वाष्प में बदलने लग जाए, वही तो होता है क्वथनांक। अब अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं होते तो गर्म करने पर ये आसानी से एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। द्रव और वाष्प प्रावस्था में फर्क क्या होता है? अणुओं के बीच की दूरी का ही तो फर्क होता है। हाइड्रोजन बंध होने से कुछ जो गर्म किया, जो ऊर्जा मिली, वो कुछ ऊर्जा इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने में खर्च हो जाती है, इसलिए हमें इनको ज्यादा गर्म करना पड़ता है, यानी इसका क्वथनांक अधिक होता है। इन सब में क्योंकि हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है इसलिए उनमें क्वथनांक कम होता है। तो फिनोल का क्वथनांक अपने समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएरिन्स, ईथर्स की तुलना में बच्चों ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि फिनोल के अणुओं के बीच में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इसलिए इनका क्वथनांक अन्य जो यौगिक जिनसे हमने तुलना की है उनकी तुलना में ज्यादा होता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लास्ट में बच्चों जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जहां तक बात है, अंत में चलते चलते दो फिजिकल प्रॉपर्टीज की और हम फटाफट बात कर लेते हैं। वो एक तरह से यूज भी हैं, उपयोग हैं इसके, है ना। तो फिनोल की जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जो भी सीरियल नंबर आया है उससे नेक्स्ट ये हो जाएगा। देखो एक तो फिनोल जो होता है वो बच्चों, फिनोल विषाक्त होता है, पॉइजनस होता है, ये कंपाउंड विषाक्त होता है। और अगर ये स्किन के ऊपर गिर जाए, त्वचा के संपर्क में आ जाए फिनोल, तो ये त्वचा पर फफोले कर देता है। यानी ये स्किन पे यदि गिर जाए तो वहां पर फफोले आ जाते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो जब भी फिनोल को लेबोरेटरी में काम में लें तो कभी भी उसको हाथ से टच नहीं करना चाहिए, हाथ में ग्लव्स होने चाहिए। हमारे टेस्ट ट्यूब में उसको ले रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब होल्डर से हमें पकड़ा हुआ उसको होना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्किन के संपर्क में आता है तो स्किन पर ये फफोले कर देता है। चलिए अब इसके बाद लास्ट में बच्चों जो दैनिक जीवन है उसमें क्या काम में आता है ये तो इसमें आपको नोट करना है, फिनोल में, या इस तरह से लिख लें, फिनोल प्रतिरोधी, जिसको अपन कहते हैं एंटीसेप्टिक, यानी जो त्वचा के ऊपर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है उसके लिए ये काम में आता है। एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी, हानिकारक जो जीवाणु हैं, फंगस हैं, उनकी वृद्धि को ये रोक देता है। वह रोगाणुनाशी, जिनको आप कहेंगे डिसइंफेक्टेंट, जो कोई भी इन्फेक्शन होता है, रोगाणुनाशी, डिसइंफेक्टेंट, या उसको आप जर्मीसाइड भी कह सकते हो, है ना। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट्स, या दूसरा नाम इसका आप लिख सकते हैं जर्मीसाइड।
के रूप में काम में आता है। तो बात तो एक ही है, वो भी रोगाणु को नष्ट कर रहे हैं, प्रतिरोधी होते हैं, ये भी रोगाणु को ही खिलाफ काम करते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि एंटीसेप्टिक होता है वो सजीव ऊतक के लिए सेफ होता है, जबकि रोगाणुनाशी डिसइंफेक्टेंट केवल निर्जीव वस्तुओं पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फिनोल को दोनों तरह से काम में लेते हैं बच्चों। अगर इसका डाइल्यूट बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, बहुत डाइल्यूट, तब तो वो जो लिविंग टिश्यूज है उनके लिए सेफ होता है, उसको एंटीसेप्टिक के रूप में काम में ले सकते हैं। अगर उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा कंसंट्रेट है तो उसे आप जर्मिसाइड या डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। रात दिन देखते हैं आप, जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं अपन, तो एक सफेद से कलर का सॉल्यूशन सा होता है जिससे फर्श को लगातार साफ किया जाता है, वो फिनोल का ही तो सॉल्यूशन है। दैनिक जीवन में आप फिनाइल के नाम से जानते हैं इसको अच्छे से। किस नाम से जानते हैं? फिनाइल। तो बहुत अच्छा रोगाणुनाशी, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक फिनोल है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी बच्चों फिनोल की। आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।